सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस वगैरह किए थे। आज हम एपरेंट वेट और इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस करेंगे। सो एपरेंट वेट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वेइंग मशीन वर्क कैसे करता है कि अगर आप एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, राइट, लेट्स से ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो रहे हो, जो आपका वेट है, लेट्स से ये वेट W इज इक्वल टू, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन ये वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर ऊपर की तरफ लगा रहा है N। तो अगर ये स्टेशनरी है ये आदमी, तो जितना नॉर्मल रिएक्शन N होगा उतना ही वेट mg के बराबर होगा। तो ये जो जितने फोर्स से वेइंग मशीन को नीचे की तरफ पुश किया जाता है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और ये जो ऊपर की ओर वेइंग मशीन जो फोर्स लगा रहा है मैन पे ऊपर की ओर, वो मेजर करता है बेसिकली। अगर आप वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वेइंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन N आ रहा है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो ये जो रिएक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है आदमी के ऊपर, वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस वेइंग मशीन के ऊपर लग रहा होगा। तो ये जो वेइंग मशीन मेजर करता है वो किस चीज को मेजर करता है? N को मेजर करके बताता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मेजर करके बताता है। तो ये तो जब स्टेशनरी कंडीशन है तब ऐसा होता है, राइट। अगर ये इसके, तो जब हमारा वेइंग मशीन है वो स्टेशनरी है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है ना, हम लोग एक कोई भी सरफेस के ऊपर वेइंग मशीन को रख के और हम लोग अपना वेट मेजर करते हैं, उस समय जो वेट मेजर करके आता है वो mg के बराबर ही आता है, ठीक है। सो उस समय जो वेट मेजर करके आता है वो mg के बराबर ही आता है। इस केस में हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट, एपरेंट वेट मतलब जो वेइंग मशीन शो कर रहा है, एक्चुअल वेट जो mg है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल वेट हम लोग mg को बोलेंगे, और जो एपरेंट वेट है, ठीक है, ये हमारा n होता है। तो when the weighing machine is stationary, so when weighing machine is kept on a stationary floor, in that case the apparent weight will be equal to actual weight. Apparent weight will be equal to actual weight. So apparent weight means N is equal to mg, right? ये कब है? जब ये वेइंग मशीन स्टेशनरी है, मतलब अगर मान लो ये किसी लिफ्ट में भी रखा हो, लिफ्ट स्टेशनरी है, तो ये कंडीशन होगा। So weighing machine is a device used to measure weight of an object. In fact, weighing machine measures contact force N, that is the force with which it is pressed. जिस फोर्स से हम वेइंग मशीन को नीचे प्रेस कर रहे होते हैं वो उसको मेजर करके बताता है। Hence, reading of the weighing machine N is called apparent weight and true weight या actual weight is mg. तो apparent weight N है और जो ट्रू वेट mg है, तो एपरेंट मास जो होगा वो एपरेंट वेट बाय g कर देंगे, n बाय g हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, फॉलोइंग 4 केसेस में अराइज कि या तो n mg के बराबर हो, n mg से बड़ा हो जाए, n mg से छोटा हो जाए, या n जीरो हो जाए, ठीक है। उस समय जब n जीरो हो जाएगा उस समय एपरेंट वेट जीरो हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। So it is a matter of common experience that if we press the platform of weighing machine with our hand, it will give reading much more than the weight of our hand. In this situation, weighing machine gives reading equal to the total force with which it is being pressed. So weight shown by machine is not true weight but apparent weight. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वेइंग मशीन का। क्लियर है ये?
क्लियर है बच्चों? यस सर। सेम चीज स्प्रिंग बैलेंस के साथ भी है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यहाँ पे लेट से हुक के साथ अटैच्ड है ना, किसी भी रूफ में हुक के साथ अटैच्ड हम लोगों ने एक स्प्रिंग बैलेंस बना रखा है। उस स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग्स होते हैं बेसिकली, और इसके अंदर एक मूवेबल पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि इससे अटैच्ड है। एक यहाँ पे हुक है और इससे एक मास को लेट से हम लोगों ने अटैच कर रखा है। तो जितना मास तुम ये अटैच करोगे यहाँ पे, इसका वेट होगा, जिससे ये इस स्प्रिंग बैलेंस को नीचे की तरफ पुल करेगा। और यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं, ग्रेजुएशंस होती हैं। ये रीडिंग्स पे आपको पता चलेगा, ये जहां पे ये पॉइंटर पहुंचेगा, लेट से ये जो पॉइंटर जहां पे पहुंचता है उससे पता चलता है कि वेट कितना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है कि तुमको मास इसका कैलकुलेट करके बताएगा, मतलब जी से डिवाइड करके मास आपको कैलिब्रेशन के साथ बताता है। अब यहाँ पे लेट से इसका जो वेट है नीचे के तरफ, इस पे इसका ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे और ऊपर टेंशन टी। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे नीचे टेंशन टी लग रहा है, राइट राइट, और ऊपर एक दूसरा टेंशन लग रहा है जो कि इसको पुल कर रहा है। तो बेसिकली ये जो स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स मेजर करके, वेट मेजर करके बताता है, वो टेंशन टी के बराबर बताता है। जैसे वहां नॉर्मल रिएक्शन एन था, यहाँ पे टेंशन टी है। सो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द फोर्स विद विच इट इज पुल्ड। किस फोर्स से हम पुल कर रहे हैं उसको टेंशन टी से पुल कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इट मेजर्स द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन इट, राइट। सो फिगर बिलो शोज अ स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लेट से एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये हुक लगा हुआ है, मास m है। सो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट हुक, ठीक है। सो व्हेन स्प्रिंग बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m फॉर कैलकुलेटिंग द रीडिंग ऑफ बैलेंस। तो लेट से हमारे पास एक मास m है ना, इस पे नीचे की तरफ फोर्स, इसका वेट mg लग रहा है और ऊपर जो टेंशन t लग रहा है ना। सो फ्री बॉडी डायग्राम मास m का बनाते हैं तो यहाँ पे देखो, बिकॉज ये स्टेशनरी है, टेंशन t क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ t गिव्स द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो t का जो रीडिंग है ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है। तो t बेसिकली तुम्हारा अपरेंट वेट हो जाएगा यहाँ पे, जो टेंशन टी का जो वैल्यू है। और जो mg है या वेट, ये एक्चुअल वेट है, ठीक है। तो जब ये स्टेशनरी है, स्प्रिंग बैलेंस मूव नहीं कर रहा है, तो जितना अपरेंट वेट होगा उतना ही एक्चुअल वेट भी होगा। क्लियर है? सो इफ स्प्रिंग बैलेंस, एक मिनट होल्ड करना बच्चों। Okay, so if spring balance is pulled, it will give reading equal to tension T produced in it. It is the matter of it is a matter of common experience that when we pull the spring balance, it will give some reading. So actual reading of spring is nothing but tension T produced in the spring. So T जो measure करके बताता, अभी हम लोग पढ़े भी थे, tension T जो है वो apparent weight बताएगा measure करके, ठीक है। So tension T measures apparent weight. Following four cases may arise as explained in lift problem. पहला है T is equal to mg,
t ग्रेटर देन mg, t लेस देन mg और t इज इक्वल टू 0, 4 केस होता है। जब t 0 होगा उस समय एपरेंट वेट 0 हो जाता है ना, वेटलेसनेस वाला सिनेरियो हो जाएगा। और एपरेंट मास इज इक्वल टू एपरेंट वेट बाय g करके हम लोग एपरेंट मास कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली तुम देखो तो ये जो वेइंग मशीन है या स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। वेइंग मशीन में नॉर्मल रिएक्शन पे हम लोग प्ले करते हैं और यहाँ पे टेंशन टी पे प्ले करते हैं। अब अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि जब ये वेइंग मशीन जो है स्टेशनरी था तब क्या कंडीशन होगा। अब हम लोग जो है वेइंग मशीन के चार, हम लोग लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन को रखते हैं, और वेइंग मशीन जब लिफ्ट स्टेशनरी है तब क्या कंडीशन होगा, लिफ्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब क्या कंडीशन होगा, लिफ्ट जब एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर तब क्या कंडीशन होगा, और लिफ्ट जब एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की ओर तब क्या कंडीशन होगा। ये सारे कंडीशंस हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो वेइंग मशीन इन लिफ्ट, so if we measure our weight while standing on weighing machine in a lift, reading will depend upon state of motion of lift as explained in the following cases. So it depends on whether the lift is stationary, moving with uniform speed, accelerating upward or accelerating downward. तो जो वेइंग मशीन का रीडिंग है ये चार चीजों पे डिपेंड करता है कि लिफ्ट या तो स्टेशनरी है, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, या नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। इन चार चीजों पे डिपेंड करेगा। मास ऑफ द मैन मान लो m है, इसका ट्रू वेट, वेट इज इक्वल टू mg हो जाता है, जो ट्रू वेट है इसका। n नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड वेइंग मशीन, है ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम कर रहे हैं, जितना फोर्स से इसको पुश करेगा उतना ही फोर्स से ये वेइंग मशीन इसको ऊपर की ओर पुश करेगा। Now it is also, ये जो normal reaction है, this is also the apparent weight shown by the machine. A acceleration of lift and hence man, और V is the velocity of lift. अब देखो इस केस में जब वेइंग मशीन अब कह रहा है लिफ्ट इज एट रेस्ट, V इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन है पहला केस। ठीक है, तो जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पे नीचे के तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा है n, और बिकॉज लिफ्ट रेस्ट पे है, आदमी भी रेस्ट पे है, आदमी भी रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स जो आदमी का भी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है n इज इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगा। तो ये जो n जो apparent वेट है ये एक्चुअल वेट के बराबर आ गया। सो इन दिस केस देयर इज अ रिएक्शन n is equal to mg, that means apparent weight is equal to true weight। तो यहाँ पे जो भी वेइंग मशीन मेजर करके बताएगा, वो जो वेइंग मशीन मेजर करेगा दैट विल बी द ट्रू वेट। सेकेंड केस हम लोग करेंगे जहां पे कि लिफ्ट जो है इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है, वो 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एन फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे के तरफ लग रहा है, और ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन 0 देखें तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 0, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू 0 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन n फिर से mg के बराबर हो जाएगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में a 0 होता है, उस समय भी n mg के बराबर होगा, और हम लोग का एपरेंट वेट जो है ये ट्रू वेट के बराबर आ जाता है। थर्ड केस अगर हम बात करें, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, जो लिफ्ट है ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ऊपर फोर्स इस पे n लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे फोर्स mg लग रहा है, और ये इवेंचुअली एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, मतलब जो ऊपर का फोर्स है वो नीचे के फोर्स से बड़ा है, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये हम लोग बोल भी रहे थे कि ऊपर का फोर्स n बड़ा हो जाता है mg से, चार कंडीशन हम लोग ने लिया था, जब n 0 था, सॉरी जब n mg के बराबर था, दूसरा जब n mg से बड़ा था, तीसरा n mg से छोटा था, और चौथा जब n 0 था। यहाँ पे क्या आ रहा है, n माइनस एम जी एम ए आ रहा है, मतलब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन mg। n अगर mg से बड़ा है, n क्या होता है, एपरेंट वेट होता है, mg एक्चुअल वेट होता है, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट से बड़ा हो जाएगा। n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए,
this implies n is greater than mg. So n is greater than mg का मतलब apparent weight is greater than actual weight. ठीक है. So n minus mg is equal to ma. तो इससे n is equal to mg plus ma और n is equal to m times g plus a. So ये क्या हो गया? apparent weight. ठीक है. So apparent weight n is equal to m times g plus a. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the equation n equals to mg plus ma, Yes. we had to use sign conventions, na? One of them acceleration will be negative. What sign convention? Either we will take g as negative or a as negative, because they are both opposite. That is being considered here in this equation only. We are taking upward as positive, and that's why we are writing n minus mg here is equal to ma. Don't go into that sign convention wala mode. If you are going into sign convention, then summation of all the forces acting in y direction is equal to mass into acceleration. So if I am taking upward direction as positive, so here all the forces n is upper positive to plus n and mg is downward, so we are writing minus mg is equal to net mass m into acceleration a upward is equal to ma. So the sign convention is considered here only. And that's why it is coming n is equal to mg plus ma when mg goes in the right side. Is it clear? Yes, There are two ways of saying thing. ये जो हम बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि आप एक फोर्स लगा रहे हो ऊपर के तरफ नीचे के तरफ, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तभी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वे. तो अगर ये ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो n इज ग्रेटर देन mg एंड दैट्स व्हाई वी राइट n माइनस mg इज इक्वल टू ma. कीप इट सिंपल. अगर साइन कन्वेंशन से जाना चाहते हो तो भी वही चीज आएगा. आया समझ में? yes, sir. So apparent weight यहाँ पे is greater than actual weight. Why? Because the actual weight is equal to mg. So m times g plus a, we are adding something to mg. So that means it is greater than mg. So that means the apparent weight is greater than the actual weight. तो इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो तुम्हारा वेट ज्यादा दिखेगा. जो वेइंग मशीन मेजर करके बताएगा इट विल मेजर अ हायर वेट एज कंपेयर टू योर एक्चुअल वेट. लेट्स से मेरा मास 60 kg है, तो अगर हम लोग वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख के और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है उस पर अगर हम मेजर करेंगे तो 60 kg से ज्यादा दिखेगा. So that's what is said here कि apparent weight is greater than true weight. Now if we come to the fourth case, so in the fourth case when the lift is accelerated downwards, so when lift is accelerated downward, in that case when you draw the free body diagram, the upward force is normal reaction n acting on the man. So n is the force applied by weighing machine on the man, and mg is the force weight basically which is acting downwards on the man. And eventually the lift is accelerating downward. Because the lift is accelerating downward, so the person is also accelerating downward. So when we write the equation here, what we will write is mg minus of n is equal to ma. Here the downward force will be greater than the upward force, and that's why we are writing mg minus n is equal to ma. We are considering that a
द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो mg फोर्स पॉजिटिव हो गया, n जो है नेगेटिव हो गया और a जो है पॉजिटिव है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma. Summation of all the forces acting in y direction is equal to mass into acceleration in y direction. Or because it is accelerating downward, the downward force will be greater than the upward force, and that's why we write mg minus n is equal to ma. Now if you calculate here n, if you take minus n on the right side, n will become mg minus ma, or n is equal to m times g minus a. So here you can see that the apparent weight, so apparent weight is less than the actual weight. Okay, so apparent weight is less than the actual weight. So when a lift is accelerating downward, in that case there will be weightlessness. You will feel a weightlessness, and that's what happens when you go around let's say जाइंट व्हील पे जब कोई मेले वेले में बैठोगे या एनी वो जो एडवेंचर पार्क वगैरह में जब हम लोग जाइंट व्हील पे बैठते हैं, तो वो जो जाइंट व्हील जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है, राइट, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वी फील एवरीथिंग गोइंग अप, राइट, हमारे पेट से सारा कुछ स्टमक से ऊपर की ओर जा रहा है चीजें, तो वो वेटलेसनेस के वजह से वैसा फीलिंग होता है. So whenever you are accelerating downwards, you feel a weightlessness. That weightlessness is because of this condition. When the lift, जैसे lift accelerate downward कर रहा है, तो उस समय आपको महसूस होगा वो कि सब कुछ ऐसे जैसे हल्का हल्का जैसा लगता हो. Have you observed this? Yes, sir. So this is the reason, apparent weight is less than the actual weight. While walking the slope of hills also we feel that. Yeah. When you are running down the slope, when you are walking faster on a slope downwards, then again you will feel that weightlessness. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now let us consider a case when lift is falling freely. तो वो जो हम लोग weightlessness वाली बात कर रहे थे, when lift will be falling freely, that means acceleration of the lift downward is equal to g. In that case, when you draw a free body diagram, normal reaction upward and mg downward, now when you write it, you will write mg minus n is equal to m into a, where a is equal to g. So you will write mg minus n is equal to mg, and so mg and mg gets cancelled, normal reaction n is equal to 0. So when the lift is falling freely under gravity, in that case the man will be completely weightless, so apparent weight will become 0. So state of 0 apparent weight is called state of weightlessness, है ना, जैसा कि आउटर स्पेस में लोग ऑब्जर्व करते हैं वैसा सिचुएशन आ जाएगा basically. So in that case n is equal to 0. Note that man is not weightless as g is not 0. For one to be weightless, g has to be 0, that is absence of gravity basically. तो actually वो weightless नहीं है, but because वो apparent weight जो है उसको 0 लगेगा, ठीक है, तो he will feel he is flying in air and there is no gravity acting on it. सो जीरो ग्रेविटी जैसा महसूस होगा, जैसे आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को फील होता है. Now the case when the lift is accelerated downward such that a is greater than g, तो जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का अगर g से भी ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? उस केस में देखो नीचे फोर्स mg लग रहा है, राइट, सो फॉरगेट अबाउट दिस डायग्राम. Let's say when the lift is accelerating downward with an acceleration a greater than g, in that case इस आदमी पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं mg और n,
So again, mg minus n is equal to ma, right? A is greater than g. In that case, n is equal to mg minus ma. So mg minus ma means because A is greater than g, this will be a negative quantity. Negative quantity as in there is no normal reaction. Negative quantity as in the object will start moving in the upward direction, right? So in that case, this person will go and get stuck on the roof of the lift. So in this case, floor of lift will have more acceleration than man, right? Because A is greater than G. So आदमी का तो जो फ्री फॉल होगा वो mg से फोर्स से होगा, बट मतलब g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, बट द लिफ्ट इज मूविंग एट अ हायर एक्सेलरेशन. सो दिस पर्सन, roof of lift will push man and man will have some acceleration, will have same acceleration of that lift. तो in that case ये आदमी ऊपर जाके चिपक जाता है रूफ से, है ना? He will go and get attached to the roof of the lift, and in that case he will, once he is attached to the roof of the lift, he'll move with the same acceleration as the lift is moving in this case. And now the normal reaction will be provided by the roof of the lift on this person. Okay, let's say if you are writing this as n dash, so n minus mg, right, is equal to ma. So now n is ma minus g, that is the normal reaction which is acting on from the top. This is from the bottom, so the normal reaction which is acting from the top will be ma minus mg. Why? Because ma is greater in that case. तो नेगेटिव जो वैल्यू है ना, नेगेटिव का मतलब फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है, नीचे से ऊपर नहीं लग रहा है इन दिस केस. सो इसीलिए n का वैल्यू नेगेटिव आने का ये मतलब है. So same thing is there for spring balance attached to roof of lift. So here also the same thing happen, when the lift is at rest, in that case the velocity of the lift is zero or acceleration is zero. In this case, if we draw the free body diagram of this mass hanging from spring balance, the force which is acting upward is T and the downward force is the weight. And because the acceleration is zero, so in this case, T will be equal to mg. There is no acceleration happening. T will be equal to mg. So that means apparent weight is equal to actual weight. Apparent weight तो यही होगा ना जो T का वैल्यू होगा. तो T is equal to mg आ रहा है because acceleration zero है. तो इस केस में tensor T is equal to mg. That means the apparent weight is equal to true weight. The second case is similar to that of the lift again. So here, sorry, similar to that of the weighing machine. So here the lift is moving up or down with a constant velocity v. So velocity is constant, so acceleration will be zero. In this case, if you draw the free body diagram of this mass, in this case, the weight which is acted downward is mg downward, the tensor T upward, and the uniform velocity v, and acceleration again is zero. So again here T will be equal to mg and apparent weight will be equal to actual weight. So ये सब जो cases हैं, all these cases are similar to the cases which we did for weighing machine. तो ये spring balance और weighing machine के cases similar हैं, इसीलिए इसको हम तेजी से कर रहे हैं. पीछे हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी किया है इसको. अब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड मतलब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, उस केस में देखो बिकॉज लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन टी जो है ये mg से बड़ा होगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है. तो ये t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा और टेंशन t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा. सो t mg प्लस एम ए है मतलब t क्या है, mg से बड़ा है. t mg से बड़ा है मतलब एपरेंट वेट है जो ट्रू वेट से ज्यादा है. ये सेम चीज है, देखो वहां पे भी लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था ना, तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जा रहा था. वहां पे हम लोग n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए कर रहे थे, यहाँ पे t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए. When the lift is accelerating downward, same case, in that case
if this is the block M, the downward force is mg, upward force is t, and it is accelerating downward. In that case, mg minus t is equal to ma, right? So mg minus t is equal to ma, so t will be equal to mg minus ma. So mg basically is apparent weight, ma is the true weight. Okay, sorry, mg is the true weight and mg minus ma is the apparent weight. So because tension T is less than mg, so apparent weight will be less than the true weight. Similarly, the lift falling freely, the case which we discussed there as well. So here in this case, okay, here in this case, you will notice the mass m, so the weight acting downward is mg and the upward force is tension T. Now because it is accelerating downward with g, so you will say downward force mg minus t is equal to ma. A is equal to g, we can write mg minus t is equal to mg. Now mg and mg gets cancelled from both the sides, the tension T becomes equal to 0. So apparent weight here is equal to 0. So this is the state of weightlessness in this case. Now we'll do one question. So here basically we have different parts of the same problem, and this clarifies all the concept which we have discussed right now. So in this example, a man of mass 60 kg is standing on a weighing machine placed in a lift moving with velocity v. So, and acceleration a as shown in the figure. Now calculate the reading of the weighing machine in following situation, taking upward direction as positive. So first is when the acceleration is also 0 and the speed is also 0. So ये notice कीजिए कि ये weighing machine यहाँ पे है और the person is standing here. Lift का there is no acceleration. A is equal to 0 and V is also 0. मतलब it is stationary. 600 newtons. So in that case, the weight mg and this is the normal reaction n. So here because there is no acceleration, n will be equal to mg. So apparent weight is equal to. So for first, second, and third part all are 600 newton because there is no acceleration happening. yes sir. So 60 into 10, this is 600 Newton. तो ये भी 600 न्यूटन होगा. सेम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. हम लोगों ने जैसा अभी देखा था, when the lift is moving with a uniform speed, there again there is no acceleration happening. तो same equation यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये भी 600 न्यूटन होगा और यहाँ पे भी 600 न्यूटन होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में 600 न्यूटन इसका वैल्यू आएगा. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं. So now the fourth part, when acceleration is 2 meter per second square, so it is accelerating upward, right? With 2, they are saying taking upward direction is positive. तो a plus 2 दिया हुआ है, तो मतलब ऊपर के तरफ accelerate कर. तो अब अगर आप ये देखो कि the lift is accelerating upward with 2 meter per second square. So here the normal reaction n and the weight mg. तो अब जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n minus mg is equal to ma. So जो n है, जो apparent weight होगा, that will be mg plus ma. मास हमारा 60 kg है, 60 into 10 plus 60 into a2 है. So this is 600 plus 120. So this is 720 Newton, right? So for the fourth part, it will be 720 Newton. In the fifth part, acceleration is negative. मतलब it is accelerating downward. Because it is accelerating downward, so you will get mg minus n is equal to ma. Because the downward force will be more, right? So in this case, 60 into 10, right? 60 into 10 minus n is equal to 60 into 2.
So this is 600 minus of 120 is equal to n. n is equal to 480 न्यूटन. ठीक है, करेक्ट है. ये 480 न्यूटन हो गया. अब ये एक्सेलरेशन इतना और v 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है इसका, है ना. तो एक्सेलरेशन से मतलब है, एक्सेलरेशन को बस हम लोग को चेक करना होगा हर केस में. एक्सेलरेशन फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ऊपर की तरफ है, तो ये 720 न्यूटन ही होगा. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे भी 720 न्यूटन होगा. एक्सेलरेशन -2 है, तो यहाँ पे भी 480 न्यूटन होगा. ओके. Speed doesn't affect the weight. It's the acceleration which will affect the weight. Okay. Clear है बच्चों? Yes, sir. Okay. Please try and do this. आ रहा है समझ? देखो वेट जब केजी वेट के बराबर होता है ना, देखो यहाँ पे यूनिट्स क्या दिए हुए, केजी वेट. 9.8 न्यूटन. हाँ जी. 50g इज इक्वल टू, इसको इसी को हम लोग 50 केजी वेट बोलते हैं. 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 केजी वेट कहलाएगा. ठीक है. तो ये जैसे मास है, मास को ही हम वैल्यू को केजी वेट में लिख के, मतलब अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा केजी वेट में वैल्यू हो जाता है वेट का. सो अब ये कह रहा है कि वेइंग मशीन इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट रीड्स 50 kg व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन इट. सो दिस इज द एक्चुअल वेट. What would happen to the scale reading if the lift has a constant upward acceleration a? So ये सेम चीज आ गया जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट, ए एक्सेलरेशन से, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया और इसका वेट mg हो गया नीचे की तरफ. सो दैट मीन्स n minus mg is equal to ma. So that means n is equal to mg plus ma, right? So this will be equal to n is equal to mg means 50g plus 50a. अब हमें तो ये केजी वेट में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 50 g बाहर कर लेंगे, 50 plus 50 a by g if we have taken g outside, this much न्यूटन. अब इसको अगर केजी वेट में लिखेंगे तो दिस इज 50 plus 50 a by g, और ये जो g है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो केजी वेट में आ जाएगा. सो दिस इज दिस मच केजी वेट. 50g is 50 kg weight. So this quantity into g is this much kg weight. So 50 plus 50 a by g kg weight. This is the answer. So this is your apparent weight.
क्लियर बच्चों? Please try this. आया आप लोग का? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरा पॉइंट क्या आ रहा है? रोरा पॉइंट मेरा एक डेसिमल प्लेस उधर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है? सर मेरा सेकंड आ रहा है वैसे तो। हाँ, सेकंड ही आएगा। क्यों सेकंड आएगा? क्योंकि देखो, जब ऊपर जा रहा होगा तो वेट बढ़ा हुआ होगा, और जब नीचे आएगा तो वेट कम होगा। इसमें ऑप्शन में एक सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा है जो कि है थोड़ा 0.1 ऊपर नीचे होगा, तो वो कैलकुलेशन में बेसिकली जी का वैल्यू वगैरह क्या ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो हम करके देखते हैं एक बारी। मास ऑफ 10 kg इज हंग पुअर स्प्रिंग बैलेंस इन लिफ्ट। सो इस पे 10 सेंट टी हो गया, नीचे mg हो गया। और ये जो लिफ्ट है, अब कह रहा है विथ एन इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। पहले जब एक्सेलरेशन g/3 था अपवर्ड, तो उस केस में t माइनस mg इज इक्वल टू mg/3, और t इज इक्वल टू mg प्लस mg/3। सो दिस इज 4mg/3। तो ये हमारा एपरेंट वेट हो गया। एपरेंट वेट से मास निकालना है। सो एपरेंट मास इज इक्वल टू 4mg/3 डिवाइडेड बाय जी। जी और जी कैंसिल हो गया। 4m/3 ये एपरेंट मास हो गया, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3। 40/3 होगा 13.33। ठीक है। और जब ये डाउनवर्ड आ रहा है उस केस में mg माइनस टी, तो जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये इस समय mg minus t is mg/3. So in this case t will be mg minus mg/3, which is equal to 2mg/3. So अब यहाँ पे जो apparent weight होगा, so apparent weight is equal to
2 mg/3 divided by g. So ये g और g cancel हो गया, 2m/3. So this is 20/3 or 6.67 kg. So this is the answer. Second option. Clear बच्चों? Yes, sir. इसका आंसर बताइए अब. हो रहा है आप लोग से? देखो क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ एन एलिवेटर with a 80 kg man in it is 1000 kg. So total mass इसका 1000 kg है. So elevator का mass 1000 kg हो गया, along with the person which is 80 kg. The mass of the person is 80 kg and the elevator along with a man is 1000 kg. This elevator moving upward with a speed of 8 meter per second is brought to rest over a distance of 16 meter. So देखो ये it was moving up, initial speed is 8 meter per second, final speed is equal to 0 meter per second, and the distance in which this happens is 16 meter. So v square is equal to u square plus 2as.
So that means 0 square is equal to 8 square plus 2 into a into 16. So that means acceleration A is minus 64 by 32 minus 2 meter per second square. नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि इसका डीसेलरेशन हो रहा है. डीसेलरेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा. a इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है ना. a इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड. तो नीचे की तरफ करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जब ये मतलब एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है इसका मतलब, और उस केस में जो ऊपर फोर्स लग रहा है इसका, ये जो इसका जो एपरेंट वेट n होगा, सो n mg माइनस n इज इक्वल टू ma. सो नॉर्मल रिएक्शन n जो ये आदमी लगा रहा है फ्लोर पे, this is equal to mg minus ma. So this will be equal to, the weight of the man is 80 into g 10 minus of ma 80 into 2. So this is 800 minus 160. So this will be equal to, or you can even use, पता नहीं यहाँ पे 9.8 यूज किया है क्या? हाँ 9.8 यूज किया हुआ है. 80 into 9.8 कर लो. So this is 80 into 9.8, 784 minus 160, right? So this will be equal to 624 Newton. So force exerted on the man by the elevator floor will respectively be 620. ये तो second part का तो 624 Newton है. तो अब मेरे पास इन दोनों को चेक करना है बेसिकली, राइट? क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए, राइट? तो 624 न्यूटन हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है. दिस इज द सेकंड पार्ट का आंसर. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है टेंशन टी इन द केबल. अब टेंशन टी जो केबल में है, राइट, टी, राइट, और इन दिस केस द टेंशन टी, और ये जो इसका पूरा वेट होगा कैपिटल mg, और एक्सेलरेट कर रहा है नीचे ये ma से, मतलब a एक्सेलरेशन से. तो यहाँ पे हम लोग जो लिफ्ट का इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और t इज इक्वल टू m टाइम्स g माइनस ma. m जो है 1000 kg है, g 9.8 माइनस 2, so this is 7.8 into 1000 or 7800 newtons. So the first part is 7800 newtons, second part is 624 newtons. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Now we'll go into the concept of inclined plane. So a body moving on an inclined plane. So how to solve those, we'll see. So for an object which is moving down an inclined plane, the free body diagram if you make, आप ये mass m है, इस पे जो इसका weight है नीचे की तरफ mg होता है. यहाँ पे जो हम लोग free body diagram बनाते हैं, what we consider here, कि जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बेसिक में पढ़ा था कि हमेशा x और y एक्सिस पहले हम लोग को डिफाइन करना होता है. सो लेट x एक्सिस बी डाउन द इंक्लाइन and y axis be perpendicular to the inclined plane. So this is y axis and this is x axis. Now in this case, when you write the components along y and x axis, so mg will be divided into two parts, one parallel to the incline and other perpendicular to the incline. This angle is theta. This angle will be 90 minus theta, and this again will be equal to theta. So this angle is
90 minus theta, and this is theta. So the component which is perpendicular is mg cos theta, and the component which is parallel to the floor is mg sin theta, parallel to the inclined plane. And then there will be a normal reaction which is in this direction, right? So this is the free body diagram, and let's say if it is accelerating downwards, then in that case we write mg sin theta is equal to ma, and the normal reaction n is equal to mg cos theta. तो यहाँ पे आप इसमें अगर m और m कैंसिल कर दो तो एक्सेलरेशन जो नीचे के तरफ होगा इंक्लाइन के, दैट विल बी g sin थीटा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा होता है. So as shown in the figure below, a body of mass m placed on a fixed and smooth inclined plane. So we are considering this is smooth, there is no friction acting. A block will slide along the inclined plane. Let a be the acceleration of the block along the inclined plane. We take x-axis along the inclined plane and y-axis perpendicular to the inclined plane. Figure below shows free body diagram of the block as we have drawn here. Two forces are acting on the block. One is mg vertically downward and other is the normal reaction which is perpendicular. Normal contact force क्या होता है? इस contact surface के perpendicular. जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. तो दो ही फोर्स इस पे लग रहा है, एक n लग रहा है और एक mg लग रहा है. अब अगर इसके कंपोनेंट को हम लोग y और x एक्सिस के अलोंग, ये x इधर ले रहे हैं और y इधर ले रहे हैं, उसके अलोंग ब्रेक कर लिया, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक इंक्लाइन प्लेन के नीचे के तरफ mg sin थीटा और दूसरा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा. तो ये कॉन्सेप्ट है. ये बेसिकली हम लोग कभी भी फोर्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस में और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Excuse me, sir. यस Sir, this बताओ. concept we use in banking of road one. बैंकिंग ऑफ रोड फ्रिक्शन पे करते हैं. अभी फ्रिक्शन हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं. फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आएगा आगे, सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड. वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड में जो हम लोग एक तरफ रोड को उठा देते हैं और उसमें एन का कंपोनेंट जो है हम लोग को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको. अभी हम लोग नॉर्मल एक ब्लॉक जो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर, उसके बारे में पढ़ रहे. ठीक है. बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और वो बस फ्रिक्शन पे ना रिलाई करे, उसके लिए हम लोग इस फ्लोर से बाहर वाले रोड के जो पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं. ये जो रेज कर रहे हैं जितने एंगल से, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं. उससे होता ये है कि गाड़ियां जो इसके ऊपर चल रही होती हैं, अब उसमें ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो n sin थीटा जो है ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर करके फिर हम लोग सॉल्व करते हैं. क्लियर है? So as mg is not acting along any So as mg is not acting along any of the axes, we resolve it into two components. So one is mg cos theta along y-axis and mg sin theta along x-axis. यही हम बात कर रहे थे. ये x-axis के along हो गया mg sin theta और y-axis के along हो गया mg cos theta. ये mg. So it is obvious from the figure that ay is equal to 0 and ax is equal to a. So acceleration जो y direction में है, ay is 0 and ax is equal to a. So applying, so basically क्या है, ये हम लोग x direction ले रहे हैं, ये y direction ले रहे हैं. तो x direction के along बस acceleration है. अब हम लोग second law of motion लगाते हैं तो x direction के अगर
summation of all the forces acting along y direction will be MAY. So n minus mg cos theta, n ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव, तो n माइनस mg cos theta इज 0, तो इससे n इज इक्वल टू mg cos theta आ गया. और सेम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन इज MAX, तो वो x डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, दैट इज इक्वल टू MA, तो A इज इक्वल टू g sin थीटा. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, यही जो इक्वेशन अभी पीछे हम लोग लिखे थे सेम चीज. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ L. इस पूरे इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है इधर से इधर, ये लेंथ L है, A से लेके B तक. हाइट H, इसका हाइट H है. मूविंग having angle of inclination theta, find its velocity at the bottom of the inclined plane. तो ऑब्जेक्ट u is equal to 0 है, फाइनल स्पीड v हो गया. हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुंच जाए. तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुंचने के लिए आप ये देखो कि इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये mg यहाँ नीचे है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, राइट. सो ये जो एंगल हो गया ये थीटा हो गया, ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया इधर. सो इससे ये mg cos थीटा इस डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स mg sin थीटा इधर की ओर लग रहा है. ठीक है, अब जो ये mg sin थीटा नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, सो दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड. तो ये m और m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा हो गया. अब हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर u स्क्वायर तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन g sin थीटा है, और ये डिस्टेंस l मूव कर रहा है, राइट. अब देखो ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब h बाय l होगा, राइट. तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे साइन थीटा की जगह h बाय l, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू h बाय l इंटू l, l कैंसिल हो गया, ये 2gh हो गया, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh. अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रूट अंडर 2gh है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ना ऐसे फ्री फॉल के लिए छोड़ देंगे, अगर h हाइट तक नीचे आने के लिए, तो भी इसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है ना रूट 2gh ही होता है. देखो अगर इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हम लोग को v निकालना है जब ये h हाइट पे फॉल कर गया है, वो हम लोग को निकालना है. तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो v स्क्वायर u 0 है तो तुम्हारा 2gh हो गया, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh. कहने का ये मतलब है कि चाहे तुम इसको स्ट्रेट गिरा दो या फिर इंक्लाइन प्लेन जो फ्रिक्शनलेस है उसके अलोंग गिराओ, फाइनल वेलोसिटी अगर h हाइट नीचे आया है, तो उस केस में, दोनों केस में, चाहे वो फ्री फॉल से गिर रहा हो या फिर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग गिर रहा हो, दोनों केस में वेलोसिटी सेम आएगा, रूट अंडर 2gh. क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब बेसिकली ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है ना. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से करोगे तो भी सेम चीज आएगा. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, है ना. जब हमारा एनर्जी कंजर्व कब होता है, जब हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना. सो देयर आर, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ओनली, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग. तो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. तो कंजर्वेटिव फोर्स जब भी लगेगा, एनर्जी जो है हम लोग जो कंजर्व कर सकते हैं, तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है दैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. Excuse me, sir. Yes. Sir, in case of parabola also, if we give height h, then maximum velocity is root 2gh. If you throw an object in a parabolic shape, ऐसे फेंका तुमने, ये नीचे आया, तो उस समय आप जिस स्पीड से इसको फेंकोगे तो उस स्पीड से ही वापस आता है. अगर ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला वाला है, जैसे ये वाला केस,
आपने v स्पीड से इसको फेंका तो ये नीचे आएगा, तो उस समय जो y डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो √2gh ही होता है, मतलब vy इज इक्वल टू √2gh ही होता I was asking that only. है। Now टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, अगर हम लोग को यहाँ से इधर टाइम टेकन निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर लो, v हमारा √2gh आया है, u 0 है, और ये a क्या है, g साइन थीटा इंटू टी हो गया, तो t इज इक्वल टू √2gh डिवाइडेड बाय g साइन थीटा। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, √2gh अपॉन g साइन थीटा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। और इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो साइन थीटा का तुम वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे h/l था, यहाँ पे भी डाल सकते हो। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Please attempt this question. तो ये 82nd वाला क्या है, 3 blocks are placed at rest on a smooth inclined plane with force acting on m1 parallel to inclined plane। तो ये फोर्स नीचे से लगा रहे हैं, ठीक है, और वो रेस्ट पे रखने के लिए, मतलब ये मूव ना करे इसलिए फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, अब देखो ये अगर इन तीनों को, तीनों ब्लॉक m1 है,
m2 है और एक ये m3 है, इन तीनों का मास ऐड कर दो तो कितना मास है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तीनों ब्लॉक मिला के, है ना, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और आप जो फोर्स लगा रहे हो F, ये दोनों, तो ये इधर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो लग रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। सो ये जो F है, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 और m3। किसके टर्म में, F के टर्म्स में ही, सब जगह देखो F है, F के टर्म्स में निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे m2 और m3 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मान लो, जो रिएक्शन फोर्स है वो R है। ठीक है, तो ये रिएक्शन m2 जो m3 के ऊपर लगा रहा है वो रिएक्शन मान लो n है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दिस इज m3g साइन थीटा। ठीक है, अब ये n जो होगा दिस विल बी इक्वल टू m3g साइन थीटा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तुम क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से मतलब डिवाइड कर दो, है ना। सो या 2 डिवाइडेड बाय 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n बाय एफ इज इक्वल टू m3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी साइन थीटा, राइट। सो अब देखो ये g साइन थीटा और g साइन थीटा कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू, f को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, m3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m3 इंटू एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया सबको? यस सर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल स्टॉप हियर, और इसके बाद अब हम लोग का कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन बचता है, और थोड़ा सा स्यूडो फोर्स के एक दो क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन पे करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है हम लोग फिनिश कर लें। ठीक है, चलो बच्चों, सो विल स्टॉप हियर।